हेलो एवरीवन। ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। हम बुक पढ़ रहे थे रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हमारी जिमिंग कैसी चल रही है देख के बताओ ब्रो। इट्स ऑल गुड ब्रो, इट्स ऑल गुड। हाँ, तो अभी तक हमने सेकंड चैप्टर ख़त्म किया था। उसमें वो कह रहे थे कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को जाने नहीं दे सकते। विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। अब उन्होंने वो चैप्टर बताया कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, जाने ना दें, कैसे माइंडफुल रहें, बी प्रेजेंस इन योर माइंड, बी काम। हम वहीं से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने नेक्स्ट पार्ट ख़त्म किया था। लेट्स बिगिन। ओह माय गुडनेस। ला पर बेचा होता। हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है। चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 5, धन के 5 नियम। HindiAudiobook.com। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पत्थर रख दिया जाए, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? रेगिस्तानी झाड़ियों की आग की हिलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाप समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल है। परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है तो वे क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उसका पालन करते हैं। काला बाब ने अपने सफ़ेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर लपेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बह रही थी। तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है। तुमने मेरे ऊँटों की अच्छी देखभाल की है। तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है। तुमने उन डकैतों का बहादुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे और उनका पालन करोगे तो भविष्य में तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढका था। पास में ही ऊँटों का रेवड़ रेत में बैठा था। कुछ ऊँट संतुष्टि के साथ जुगाली कर रहे थे, बाकी खर्राटे ले रहे थे। आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियां सुनाई है काला बाब, सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो तो उसके बाद आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। काला बाब ने कहा, मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात को मैं तुम्हें समझदार और अमीर अरकाद की बुद्धिमानी के बारे में बताता हूँ।
सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हमने उनके बारे में काफी सुना है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनके पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो उनके बेटे नोमेजीर ने कई साल पहले निनेवा में मुझे बताई थी। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक और मैं नोमाजीर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नोमाजीर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खुशबूदार शराब पिलाई, जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अरकाद की समझदारी की कई कहानियां सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसी परंपरा है, बेबीलोन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनके जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अरकाद को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसलिए नोमाजीर के वयस्क होने पर अरकाद ने उससे कहा, बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं 2 चीजें देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी। जब मैंने दौलत इकट्ठा करनी शुरू की तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूँ। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृदा पत्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज से 10 साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं यह जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नोमाजीर जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मृदा पत्र को रेशमी कपड़ों में लपेट लिया। फिर वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकरों के साथ यात्रा पर चल लिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था, नोमाजीर अपने पिता के घर लौटा। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी जिसमें कई रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नोमाजीर के माता पिता बड़े हाल के एक ओर सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे और नोमाजीर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा जैसा उसने अपने पिता से वायदा किया था। रात हो चुकी थी। कमरे में तेल के दीपकों का धुआं भरा था। रोशनी मध्यम थी। सफेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नोमाजीर की पत्नी और उसके 2 छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे। वे सभी नोमाजीर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नोमाजीर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूं। आपने मुझे काफी धन दिया था। आपने मुझे काफी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहां तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथों से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनेवा जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहाँ बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें 2 मधुरभाषी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था
जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवा में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा है। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई भी घोड़ा उससे तेज नहीं भागता है। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं कि वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमजोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सेदार बना लिया। मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा बुरी और ज्यादातर तरह हार गया। मैंने अपना धन कमा दिया। यह सुनकर अरकाद को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजना थी और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवा का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांट लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने वाला था। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था। उसके माता पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी ही तरह व्यवसाय के लिए निनेवा जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे, परंतु पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूं और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा। क्योंकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पड़ना थी, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो गया। वह बेबीलोन जाने में टालमटोल करता रहा। काफी समय बीत गया। इस दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी। मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इजराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। पिताजी, जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उन दुख भरे दिनों में भी यह याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था। मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नोमाजिर की माँ ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी। उस समय मुझे आपका दिया वह मृदा पत्र याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। आज रात जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले दिए मृदा पत्र पर लिखे थे। धन के 5 नियम। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। तीसरा, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। चौथा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। पांचवा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से
असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ये धन के वे 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैं उन्हें सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान मानता हूँ, जैसा मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। वह एक बार फिर अपने पिता की ओर मुड़ा। मैंने आपको बता दिया है कि अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था। बहरहाल, संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म न हो। मेरे संकटों का दौर भी आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई। मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया। धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा, जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। मैंने बहुत किफायत से खर्च किया, क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। गुलामों के मालिक से मेरी मित्रता हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम एक किफायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में न आ रहा हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लूं जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से कमा दिया है। यह बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज़्यादा धन कमा सकता है। इस मामले में मेरा अनुभव बुरा रहा है, क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझसे दूर चला गया है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल न हो। उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूँगा। 1 साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दरवाजों की जरूरत होगी, ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रहे। इन दरवाजों को बनाने के लिए निनेवा में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टीन की खदानों तक कारवां भेजें जो बहुत दूर है। वहां से हम निनेवा के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगाओ, तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिससे दरवाजे बन सकें। इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा, और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा, तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नोमाजिर ने कहा। उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई दी। तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ। हमारी योजना सफल हुई और उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल संग्रह बन गया। बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया। वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे। कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूलधन पर जरा भी आंच न आए। वे ऐसे निवेशों में हाथ नहीं डालते थे जहां से उनका धन वापस न लौटे। घुड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों पर जिसमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था, वे विचार भी नहीं करते थे। अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते तो उन्होंने मुझे तत्काल इसके खतरे बता दिए होते। इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन दोबारा कमा लिया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है और वे हर इम्तिहान में खरे उतरे हैं। जिस व्यक्ति को धन के इन 5 नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है।
परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है। निमोजीर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे के पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। नोमाजीर ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवा के सोने की थैली लौटा रहा हूँ। सब लोग यह बात मानेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमता से भरा प्रदापत्र दिया था, उसकी एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियां लौटा रहा हूँ। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियां ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूँ कि मैं आपकी बुद्धिमता को आपके धन से ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ। बहरहाल बुद्धिमता के मूल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता। बुद्धिमता न हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसे सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों में साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नोमाजीर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है। अब मैं तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूँ। कालाबाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नोमाजीर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे, मैंने काफ़ी यात्रा की, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कमाया है, परंतु मैं ज़्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ मूर्खता से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। चूंकि मैंने किशोरावस्था में ही ये 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी ही चली जाती है। मैंने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूँ, जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नज़रअंदाज कर दिया हो, इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में इनका महत्व समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का प्रयोग भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ। मैं जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करता हूँ, यह मेरे पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से आता है। जो धन मैं बचाता हूँ वह और ज़्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का
दोबारा निवेश करने पर तुम और ज़्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम। धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है उसे इसके सबसे ज़्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम। धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें धन की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती है। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निनेवा के अमीर लोगों को न भूलें जो अपने मूलधन को गंवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर धन के पांचों नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है। इसमें मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज़्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है। आज से 10 साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या करोगे? अगर तुम नौमाजिर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकाद की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे तो यह तय है कि 10 साल बाद अरकाद के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हमारे समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी, उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आई परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं, उनमें इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर देश के खजानों की तरह
इसमें भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं। आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है। अगर तुम धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलोन के खजाने के हिस्सेदार बन जाओगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 6 बेबीलोन का साहूकार। HindiAudiobook.com। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट से बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सबकी सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इससे वह जो चाहे खरीद सकता है। बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वह चाहे। वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा तो वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे, हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया। मैथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात और दुर्लभ रत्नों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। वहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी। वह सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथन एक कालीन पर बैठा दिखा। मैथन भोजन कर रहा था और एक ऐश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे उसके सामने पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में सलाह लेने आया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मामले में क्या करूँ। मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती करती है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आई। नहीं नहीं, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार लेना नहीं चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूँ। सुनो सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज्यादा चतुर है, क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते हैं। बहरहाल, साहूकार से ज्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने ऐश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए एक कालीन बिछाओ। वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना, ताकि रोडन को उसे पीने में मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूँ। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें ऐसा क्या उपहार दे दिया जो उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूँ। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो,
ताकि वे उसका धन हड़प सके, परंतु तुम उनसे क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूँ, परंतु कई बार हाँ कहना ज्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत सी प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है अरमान को कभी कोई मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मैथन ने कहा, मेरे मित्र तुम। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। अभी थोड़ा खाने के लिए लेट हो रहा है, तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज मारेंगे गाइस। हमने बीट रूट, ऐश गार्ड और थोड़ा सा त्रिफला नींबू वगैरह डाला, थोड़ा सा पानी और डाल देता है। तो हमने जो 5 नियम पढ़े वो हम याद रखेंगे। और साहूकार क्या सलाह देने वाला है वो भी हम ध्यान से सुनेंगे। So money is not just about money, it's about managing people too. तुम किसके साथ अपना पैसा डिस्कस कर रहे हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रो। So just remember that कि तुम अपना पैसा किसके साथ डिस्कस कर रहे हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। Go bro, stop recording.